नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर है डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम को लेकर के। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, खच्चर खाता एक बैंक खाता है, इसी को म्यूल खाता भी बोलते हैं, तो ये क्या है? तो ये अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रकार का खाता है या वैध धन हस्तांतरण का तरीका है। एक प्रकार का शेयर होगा, शेयर लिखा है, शेयर में निवेश का माध्यम है या बढ़ती महंगाई को समायोजित करने का माध्यम है। तो ये क्या है? एक प्रकार का अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रकार का खाता है। तो अभी गोरखपुर में कुछ म्यूल खाते पकड़े गए थे और म्यूल खातों पर 30 घंटों की कार्रवाई में 101 लोग गिरफ्तार किए गए और इसमें 1 करोड़ रुपए जो है कराए गए होल्ड। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए कुछ आरोपित इससे पहले हत्या, बलवा, जुआ और एनडीपीएस एक्ट में भी शामिल रह चुके हैं। आरोपित म्यूल बैंक अकाउंट, शेयर ट्रेडिंग, फर्जी ऐप, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, गूगल रिव्यू टास्क और ऑनलाइन ठगी में शामिल थे। तो ये तो खबर हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग म्यूल खाता क्या होता है और उसके साथ अन्य टर्मिनोलॉजी भी देख लेते हैं। तो म्यूल खाता एक प्रकार का बैंक खाता होता है जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। मनी म्यूल एक टर्म आता है। तो मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन को हस्तांतरित या स्थानांतरित करता है, तो उसे मनी म्यूल कहते हैं, यानी कोई व्यक्ति होता है। म्यूल अकाउंट क्या होता है? ये एक प्रकार का खाता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म्स है, म्यूल अकाउंट और मनी म्यूल। बहुराष्ट्रीय साइबर अपराधी सेल कंपनियों और व्यक्तियों के खातों का उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में करते हैं। साथ ही साथ बैंकों द्वारा दी जाने वाली थोक भुगतान सुविधा का लाभ उठाते हैं। तो ये तो हो गया प्रमुख चर्चा। अब देख लेते हैं सेल कंपनी के बारे में। तो सेल कंपनी वह कंपनी होती है जिसका कोई सक्रिय व्यावसायिक परिचालन या महत्वपूर्ण परिसंपत्ति नहीं होती है, वो सिर्फ कागजों में होती हैं। ये सभी आवश्यक रूप से अवैध नहीं हैं, लेकिन इनका उपयोग कानून प्रवर्तन या जनता से व्यवसाय स्वामित्व को छिपाने के लिए अवैध रूप से किया जा सकता है। बैंकों द्वारा दी जाने वाली जो थोक भुगतान सुविधा है, सुविधा व्यवसायों और संगठनों को एक ही लेन देन में विभिन्न लाभार्थियों को कई भुगतान करने की अनुमति देता है, ये म्यूल खाते के अंतर्गत। अब ये देखिए होता कैसे है। तो इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होता है और साइकिल एक बनता है। जैसे यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी हो गया। डर्टी मनी उसे कहते हैं जिसमें टैक्स की चोरी की गई हो। ठीक है, फिर मान लीजिए इकट्ठा हो गया डर्टी मनी और उसे फिर प्लेसमेंट किया जाता है। प्लेसमेंट के जरिए क्या होता है? डर्टी मनी को इंटीग्रेट्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी फाइनेंशियल सिस्टम में लगाया जाता है, वित्तीय बाजार में, वित्तीय प्रणाली में लगाया जाता है। फिर उसे लेयरिंग किया जाता है, लास्ट में इंटीग्रेट किया जाता है। लेयरिंग में क्या होता है कि जब ये बैंकों को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, किसी कंपनी के नाम पर, और उसे ऑफशोर बैंक बोलते हैं। फिर वो जो है लोन देती है और उसी के ज़रिए फिर जो है पेमेंट बाई वाई ऑफ फॉल्स इनवॉइस टू कंपनी एक्स, फिर उसी को जो है ये रोटेट करते हैं। फिर इंटीग्रेशन का पार्ट आता है, यानी इससे जो है परचेज ऑफ लग्जरी एसेट्स, यानी कीमती चीज़ों को खरीदने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इससे किया जाता है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन का। तो प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, ये तीनों चीज़ सम्मिलित होती हैं किसमें? मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो
इंद्र अभ्यास का संबंध किन दो देशों से संबंधित है? तो भारत रूस, भारत फ्रांस, भारत म्यांमार, भारत श्रीलंका। तो भारत रूस से संबंधित है और अभी बे ऑफ बंगाल यानी चेन्नई के तट पर जो है ये आयोजित किया गया है। और ये देख लेते हैं हम लोग इसके व्याख्या को। तो ये रहे वहाँ के अधिकारी और भारतीय अधिकारी। तो इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच एक द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। तो द्विवार्षिक है यानी हर 2 साल में होता है और नौसैनिक अभ्यास है। 2025 का 14वां संस्करण यानी इस बार जो आयोजन हो रहा है ये 14वां संस्करण है और 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई तट बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो नौसेना के बीच समन्वय और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। अभ्यास के इतिहास की बात करें तो पहला संस्करण 2003 में हुआ था, मई में। और कहाँ पर हुआ था? अरब सागर में। पिछला संस्करण जो 13वां संस्करण था वो जुलाई 2024 में हुआ था। कहाँ पर? फिनलैंड की खाड़ी और रूस में। अभ्यास के 2 चरण होते हैं। एक होता है बंदरगाह चरण जो 28 मार्च से 30 मार्च चेन्नई में आयोजित हुआ और उद्घाटन समारोह आईएनएस राणा पर हुआ। रणनीतिक चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई इस दौरान। और समुद्री चरण दूसरा चरण होता है जो 31 मार्च से 2 अप्रैल बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। और युद्धाभ्यास इस दौरान होगा। हेलीकॉप्टर लैंडिंग, वायु रक्षा ऑपरेशन, टारगेट फायरिंग इत्यादि इसमें सम्मिलित है। भाग लेने वाले नौसैनिक जहाज कौन कौन से हैं? तो भारत की तरफ से आईएनएस राणा है, आईएनएस कुठार है और P-8I विमान है। रूस की तरफ से कोवरेट, रेजकी, हीरो, एल्डर, तिस्पो और सहायक पोत जो है पेचेंगा है। तो ये प्रमुख नौसैनिक जहाज हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें इस वीडियो को। अगला अभ्यास से ही संबंधित प्रश्न है। तो इनियोकास अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रीस और इनमें से कोई नहीं। तो ये ग्रीस में आयोजित किया जा रहा है। तो भारतीय वायुसेना ग्रीस में अभ्यास इंद्र जो है नौसेना से संबंधित था। अभ्यास जो इनियोकॉस है ये वायुसेना से संबंधित है। तो भारतीय वायुसेना ग्रीस में इनियोकास 2025 अभ्यास में भाग लेगी। और स्थान की बात करें कहाँ पर होगा? एंड्राविडा हवाई अड्डा ग्रीस में। और इसके तारीख की बात करें कब से कब तक होगा? तो 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 के मध्य होगा। भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी होगी? तो भारत सहित जो है इसमें 15 देश भाग ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना के विमान सुखोई 30, MKI और IL-78 और C-17 इसमें प्रतिभागी कर रहे हैं। इनियोकॉस प्रैक्टिस की बात करें तो 1980 के दशक में शुरू हुआ था और 2015 से वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास बना हुआ है। युद्ध के यथार्थवादी प्रशिक्षण यानी रियल में जो प्रशिक्षण होना चाहिए वो और आधुनिक हवाई युद्ध कौशल विकसित करने पर केंद्रित है ये अभ्यास। और मुख्य फोकस की बात करें तो हवाई हमले, सतहरोधी युद्ध और बचाव मिशन, टोही और हवाई सुरक्षा इसमें सम्मिलित है। भारत ने 2023 में पहली बार इसमें प्रतिभागी किया था और इस बार तीसरी बार प्रतिभागी करेगा। भारत और ग्रीस के मध्य रक्षा संबंध की बात करें तो 1950 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। 2023 में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी बनाई। 2024 में ग्रीस ने भारतीय वायुसेना के तरंग शक्ति अभ्यास में भाग लिया था। ग्रीस के बारे में बात करें तो आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपब्लिक है इसका और राजधानी एथेंस है। इसकी मुद्रा की बात करें तो यूरो है और इसके प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस है। और इसके विशेषताओं की बात करें तो ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान भी ग्रीस को माना जाता है। ये तो वही प्रश्न है, चलिए कोई बात नहीं। ग्रीस की अवस्थिति को देख लें। तो ग्रीस की अवस्थिति
ये रही, ये जो यहाँ से लगा ये लिए हुए, और ये सब जो है ग्रीस का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये ग्रीस रहा। इसके उत्तर में जाएंगे तो ये बुल्गारिया है, नॉर्थ मैकेडोनिया है और अल्बानिया है उत्तर में, और ये मेडिटेरियन सी है इसके दक्षिण में। इसके पूर्व में बात करें तो नॉर्थ एजियन सी है, यानी एजियन सी यहाँ से यहाँ लगता है, तो ये साउथ एजियन सी है, तो ये एजियन सी का ही पार्ट है। फिर इसके पश्चिम में बात करें तो आयोनियन सी है, तो ये ग्रीस की अवस्थिति है। चलिए अब बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में किस राज्य के धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो जो आर्टिकल 47 है राज्य के नीति निदेशक तत्व में, राज्यों का ये कर्तव्य है कि नागरिकों के बीच पोषण स्तर को बढ़ाएं और साथ ही साथ मादक पेय पदार्थों के सेवन, उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगाएं। तो अभी कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जिनकी कुछ मतलब बहुत बड़ा जो है रेवेन्यू का साधन नहीं होता है, वो जो है शराब के माध्यम से ही जो है रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं और अपने राज्य का संचालन करती हैं, प्रशासनिक संचालन। तो ऐसे में बहुत से राज्य ऐसे हैं जो अभी तक इसको लागू नहीं कर पाए हैं, और इसी संबंधित ये प्रश्न है। तो हाल ही में किस राज्य के धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश ने अपने धार्मिक शहरों के स्थानों पर शराब के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, और कुल मिलाकर के 19 शहरों पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और चुनिंदा ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 1 अप्रैल से शराब प्रतिबंध हो जाएगा। उज्जैन, इसमें कौन कौन शहर शामिल हैं? तो उज्जैन है, ओंकारेश्वर है, महेश्वर है, मंडलेश्वर है, ओरछा है, मैहर है, चित्रकूट है, दतिया है, पन्ना है, मंडला है, मुल्ताई है, मंदसौर है, अमरकंटक है। इसकी संपूर्ण शहरी सीमा और सलकनपुर और कुंडलपुर की ग्राम पंचायत सीमा में सभी शराब की दुकानें और बार बंद रहेंगे। उज्जैन में तो एक प्रथा भी है कि जो वहाँ पर भगवान शिव हैं उनके दर्शन के लिए लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर जो है शराब चढ़ाया भी जाता है, लेकिन अब वहाँ पर भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब यहाँ पर चित्रकूट एक ज़िला है, चित्रकूट जगह है, तो चित्रकूट क्या है, एमपी में भी पड़ता है, तो ये ना सोचिएगा ये यूपी का है, वहाँ पर भी है। ठीक है, मैहर क्या है, यहीं पर जो है मैहर में दर्शन के लिए लोग जाते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में अभी कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगाया है? तो गुजरात राज्य है और बिहार है जो पूर्ण रूप से शराबबंदी लगाए हुए हैं। मिजोरम और नागालैंड राज्य में भी ये लगा हुआ है, और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 47 में मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों का प्रतिषेध करने का प्रयास करने को कहा गया है, जो कि बहुत सरकारें करना चाहती हैं, बस उनकी मजबूरी है कि उनको रेवेन्यू का कोई अन्य साधन नज़र नहीं आता है, इस कारण जो है ये प्रतिबंधित नहीं कर पा रही हैं, हालांकि करना चाहिए। हरियाणा में 1996 में शराबबंदी का प्रयोग किया गया था, लेकिन 1998 में इसे हटा लिया गया था। साथ ही साथ लक्षद्वीप में शराब सिर्फ यहाँ की राजधानी कारावती और बंगारम आइलैंड पर ही बेची जाती है, तो लक्षद्वीप में भी 2 ही जगह बेची जाती है। चलिए अब उत्कल दिवस का संबंध किस राज्य से है? अगले प्रश्न की बात करें तो ये जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा के स्थापना दिवस के रूप में ही उत्कल दिवस मनाया जाता है। महत्व की बात करें तो उड़ीसा का स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। इसके विशेषताओं की बात करें तो यह दिन उड़ीसा के गठन, उसकी संस्कृति और भाषा
के संघर्ष का प्रतीक है। उत्कल दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो राज्य गठन हुआ था कब? 1 अप्रैल 1936 को, जब इसे बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग कर एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई बनाया गया था। राज्य गठन के संघर्ष के दौरान 20वीं सदी के शुरुआत में इसमें उड़िया भाषी लोगों ने अलग राज्य की मांग की थी, जिसे मधुसूदन दास और गोप बंधु दास और फकीर मोहन सेनापति जैसे नेताओं ने प्रेरित किया था। उड़ीसा के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो प्राचीन राज्य है। उड़ीसा कलिंग का शक्तिशाली राज्य था। जब अशोक ने वहाँ पर युद्ध किया था उस दौरान वहाँ पर 261 में ईसा पूर्व में वहाँ पर युद्ध हुआ था और सम्राट अशोक ने वहीं पर बौद्ध धर्म अपनाया था। और कहा जाता है कि उस समय जो है इतने सैनिक मारे गए थे कि वहाँ पर उनके रक्त को देख करके, उस नरसंहार को देख करके बौद्ध ने अपने धम्मघोष की नीति अपनाई थी। यहाँ पर कुछ विदेशी आक्रमण भी हो गए, जैसे 16वीं शताब्दी में मुगलों ने, 18वीं शताब्दी में मराठों ने और इस राज्य पर आक्रमण किया। साथ ही साथ 1803 में अंग्रेजों ने भी उड़ीसा पर कब्जा कर लिया था। उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक धरोहर भी है। उड़ीसा की चिल्का झील, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और समुद्र तट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, यानी किस वर्ष हुई? तो 1935 में हुई और ये अधिनियम था 1934 का, तो 35 में ये इस्टेब्लिश हुआ। तो ये आरबीआई की स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना दिवस की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत की केंद्रीय बैंक संस्था है जो मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित करते हैं। तो जो पॉलिसीज हैं वो 2 स्तर पे बनती हैं, एक सरकार के स्तर पर और एक जो है केंद्रीय बैंक के स्तर पर। तो मौद्रिक नीति के जरिए जो है सरकार जो है तरलता को बैलेंस करने का काम करती है, वहीं राजकोषीय नीति के तहत सरकार जो है तरलता को बैलेंस करने का काम करती है। तो ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित करती है। आरबीआई के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया और तब से 1937 के बाद से अब तक मुंबई में ही इसका मुख्यालय बना हुआ है। स्थापना की पृष्ठभूमि की बात करें तो 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस यानी हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। प्रारंभ में यह एक निजी बैंक के रूप में कार्यरत था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर इसे भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में ले लिया गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949, आज़ादी के लगभग 2 साल बाद। आरबीआई के प्रमुख कार्य की बात करें तो मुद्रा को जारी करती है। जब भी आप देखते होंगे अपने वॉलेट में या कैश जब निकालते होंगे तो उसमें लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, मोटे मोटे अक्षरों में, ठीक है। तो ये मुद्रा जारी करती है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखती है यानी तरलता को मेंटेन करती है, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का नियंत्रण करती है, सरकारी ऋण प्रबंधन करती है, बैंकों का नियमन और पर्यवेक्षक होता है, यानी जो कमर्शियल बैंक हैं उनका नियमन और उनको देख रेख करती है, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का विकास करती है, विदेशी मुद्रा विनियमन करती है। आरबीआई के संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो आरबीआई गवर्नर जो होते हैं आरबीआई का प्रमुख होते हैं और जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। डिप्टी गवर्नर इसमें 4 होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक होते हैं। वर्तमान में गवर्नर संजय गोपाल हैं। आरबीआई के तहत कार्य करने वाली संस्थाओं की बात करें तो नाबार्ड, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। सिडबी, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। एनएचबी यानी राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय भुगतान और निपटान प्रणाली
जिसे 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, NPCI, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह देश की मौद्रिक नीति, बैंकिंग प्रणाली, मुद्रास्फीति नियंत्रण और डिजिटल भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करती है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो जैव अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प का चयन करें। जैव अर्थव्यवस्था को जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग और संरक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सूचना, उत्पादन प्रक्रियाएं प्रदान करना शामिल है, ताकि स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सभी आर्थिक क्षेत्रों को जानकारी, उत्पाद, प्रक्रियाओं और सेवाओं प्रदान की जा सके। तो सही विकल्प का चयन करना है, तो इस प्रश्न का दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या की बात करें तो जैव अर्थव्यवस्था है क्या? तो जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी एक आर्थिक प्रणाली है जो नवीकरणीय जैविक संसाधनों जैसे पौधों, जानवर और सूक्ष्म जीवों के उत्पादन, उपयोग और संरक्षण पर आधारित है। इसका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है। जैव अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में नई दवाओं, टीकों और जैव चिकित्सा उपकरणों का विकास करना है। कृषि और खाद्य प्रणालियों की बात करें तो संधारणीय कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और जलीय कृषि के माध्यम से खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है। जैव ईंधन और जैव प्लास्टिक यानी बायोएथेनॉल और बायोडीजल जैसे नवीकरणीय ईंधनों का उत्पादन तथा बायोप्लास्टिक का विकास करना है। ठीक है। जैव आधारित रसायन की बात करें तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में एंजाइमों और जैविक उत्प्रेरकों का उपयोग करके पर्यावरण मित्र रसायनों का निर्माण करना है। साथ ही साथ पर्यावरण समाधान की बात करें तो जैविक विधियों से अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण का नियंत्रण करना है। तो ये प्रमुख इसके कार्य हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशंस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अन्य लोगों तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, भेजें, सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।